ये आईसीएससी का जो चैप्टर है हमारा अगला, वो है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड उत्पन्न कैसे होता है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। साउंड माने होता है ध्वनि। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि में भी ऊर्जा होती है, अगर ऊर्जा नहीं रहती तो ऊर्जा के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो अगर किसी वस्तु में क्या कहते हैं, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। साउंड के कारण ही क्या होता है, बहुत से यंत्र कार्य करते हैं जिनको कि हम चलाते हैं। ध्वनि के कारण ताली, तूने सुना होगा, ताली बजाने पे एक बल्ब आता है, वो जल जाता है, ताली बजाएंगे बुझ जाएगा। तो साउंड एनर्जी के कारण ही ऐसा होगा। फिर साउंड उत्पन्न कैसे होता है, जैसे हम बोल रहे हैं ये साउंड उत्पन्न हो रहा है। हम क्या कहते हैं कि कहीं कोई चीज ड्रम पीटते हैं तो साउंड उत्पन्न होता है। हम अलमारी को ऐसे खटखटा रहे हैं तो शीशे में क्या हो रहा है, साउंड उत्पन्न हो रहा है। साउंड कब उत्पन्न होता है, तो साउंड जो होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है साउंड। हमारे गले में यहाँ पे छू के देखो, बोलते समय जब हम इसको छूते हैं तो यहाँ पर हमको कंपन महसूस होता है। यहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं जिससे कि एक ध्वनि उत्पन्न होती है। और जीभ क्या करती है, उसको विभिन्न अक्षरों को अलग अलग तरह से कर देती है। जैसा कि तुमने हिंदी में पढ़ा होगा कि उस व्यंजक होते हैं, तालव्य होते हैं, और कहाँ कहाँ के होते हैं, कंठ वाले होते हैं, तो नासिका वाले होते हैं। अच्छा, तो वहां से हम क्या करते हैं, नाक से, कंठ से, मुंह से, जीभ से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। उसको क्या कहते हैं कि साउंड वेव्स कहते हैं, कंपन के फलस्वरूप। सिंपल सा एक एग्जांपल होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, तुमने क्लासों में भी करके देखा होगा, एक पेज, तो क्लास में भी तुमने देखा होगा, सीटी में भी क्या होता है, सीटी में एक ध्वनि उत्पन्न जो होती है, वह साउंड वेव्स जो है एक कंपन करती है एक निश्चित पाथ पे, और उसके कारण क्या कहते हैं कि वह ध्वनि उत्पन्न होती है। और और भी चीजें कंपन के द्वारा हम देख सकते हैं। अगर रस्सी को बहुत तेजी से घुमाओ, प्लास्टिक की कोई रस्सी ले लो, उसको अपने चारों ऐसे से सन घुमाओ, तो आवाज उत्पन्न होती है, संड संड की आवाज आती है। तो वो वाइब्रेशंस के कारण क्या होता है, साउंड उत्पन्न होता है। ढोलक को पीटते हैं तो ढोलक की जो चमड़ी होती है ऊपर नीचे नाचने लगती है, उससे क्या होता है, साउंड उत्पन्न होता है। छोटी क्लासों में बच्चे पिपीरी बना के बजा देते हैं क्लास में। कभी तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े शरारती होते हैं, वो पिपीरी बजा देते हैं, वो क्या करते हैं, साउंड उत्पन्न करते हैं। साउंड जो है वाइब्रेशन का सबसे बड़ा पत्ती बच्चों ने ही प्रैक्टिकल करके देखा। छोटे बच्चे प्रैक्टिकल बहुत करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसके बारे में जानते नहीं है। गांव में देखी होगी कि गांव में आम की कोयली को, कोयली मतलब समझ रही हो, आम के बीज को रगड़ के वो पिपीही बजाते हैं, पोंक में बजती है, वो साउंड उत्पन्न करती है। ये हर जगह इस तरह का माहौल है कि साउंड उत्पन्न होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो उनके बीच में जो हवा भरी जाती है, कंपन के फलस्वरूप ही ध्वनि उत्पन्न होती है। और अगर कंपन नहीं है तो ध्वनि का उत्पन्न होना नहीं होगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर दें। कंपन जो होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, और कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि कंपन होना चाहिए। किसी वस्तु में टू एंड फ्रो कंपन होना चाहिए, ऊपर और नीचे अगर कंपन हो रहे हैं तभी वो ध्वनि उत्पन्न करेगी। जैसे ये एक सिंपल सा कागज है, इसको हमने होल कर रखा है, इसको हमने पिपीरी टाइप का इस तरह का, तुमने देखा होगा क्लास में लड़के बना लेते हैं। अब बना के इसको इस तरह से टीचर के आने पे इस तरह का बजाते हैं, तो ये तुमने देखा एक अलग तरह का साउंड उत्पन्न हुआ। कागज से कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन इसको हमने क्या किया, थोड़े से छेद किए। लड़के हमसे अच्छे छेद करते, मैं धीरे से बजा रहा हूँ, सीटी धीमे से बज रही है। पास करने पे बहुत धीमे धीमे बज रही है, लेकिन बच्चे अच्छी बना लेते हैं सीटी, या सीटी बना के इस तरह से बजाते हैं। ये क्या है, कंपन के कारण। ये दो पतले पन्ने जो थे आपस में सटे, उनके बीच से हमने हवा पास की। हवा पास करने के फलस्वरूप उनके बीच कंपन हुआ, सामने छेद किए थे। छेद करने से क्या हुआ था, वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन के कारण क्या हुआ, कंपन हुए। कंपन के कारण ये ध्वनि उत्पन्न हुई। तो ध्वनि को प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर वाइब्रेशंस का होना बहुत जरूरी है। जो चीज हम यूज कर रहे हैं साउंड उत्पन्न करने के लिए, वह क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन अगर होता है तो कंपन के फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है।
ये बात हमको क्लियर हो गई। ये बात आपको पहली बात क्लियर की गई होगी कि कंपन अगर होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, अदरवाइज कंपन नहीं होगा तो कंपन के कारण ध्वनि नहीं होगी। अगर क्या कंपन क्या होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, अप एंड डाउन मोशन में होना चाहिए, जिससे कि क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी में भी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, बांसुरी के पाइप के अंदर वायु का कंपन करवाते हैं और कंपन करा के हम ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। फिर साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। साउंड जो है एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जो क्या होती है, जो किसी भी वस्तु में जो क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। हमने बताया ना, यहाँ पे जीभ कंपन कर रही है, गले में कंपन हो रहा है, आप बोल के भी देख सकते हैं, आपके गले में कंपन हो रहा होगा, तभी क्या कहते हैं कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अगर ध्वनि कंपन नहीं होता तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ये सीधी सी बात है। साउंड कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो साउंड है वह वैक्यूम में नहीं फैल सकता है। एक प्रैक्टिकल हम आपको बता दे रहे हैं, घर पे करके देख सकते हैं। वैक्यूम में क्या कहते हैं, साउंड उत्पन्न नहीं होता। जैसे नोकिया का जो 1100 मोबाइल आता था, छोटा वाला मोबाइल, उसको किसी गिलास में डालिएगा और डालकर उसको बंद करके इस तरह से खींच लीजिएगा पूरा हवा, तो आप देखेंगे क्या, सारी हवा निकाल देने पर जो घंटी अगर उसमें बजाएंगे तो घंटी की आवाज बाहर सुनाई नहीं देगी। ये प्रैक्टिकल है, बच्चे करके देखे हैं। और इसमें क्या होगा कि ध्वनि, आपको ये ध्यान रखना है कि गिलास नाक के ऊपर नहीं कवर करना है वैक्यूम करते समय, ताकि हमको भी सांस ना मिले, मर जाए। नाक को छोड़कर मुंह के चारों ओर से क्या करना है, मुंह से हवा उसके अंदर की निकाल लेना है। जैसे ही हवा निकालते जाएंगे वो गिलास ऑटोमेटिक हमारे मुंह से चिपकती चली जाएगी, और उसका चिपकना ही क्या बताएगा कि वो वैक्यूम हो गया है। वैक्यूम होने के बाद हम वहां से उसका क्या कहते हैं कि ध्वनि का परीक्षण कर सकते हैं कि अगर मीडियम नहीं है तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती है। हमारे तुम्हारे बीच जो ध्वनि सुनाई दे रही है, ध्वनि सुनने का मेन कारण क्या है, ध्वनि सुनने का, साउंड वेव्स के सुनने का मेन कारण यह होता है कि हमारे तुम्हारे बीच मीडियम के रूप में हवा है। हवा जो है वह ध्वनि के कारण क्या करती है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता प्रदान करती है। साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है वह ठोसों में ज्यादा होती है। जैसे तुमने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं, ट्रेन के आने से पहले अगर कोई मालगाड़ी या जो ट्रेन बहुत तेज स्टेशन पे रुकने वाली नहीं है, आने वाली है, तो वो कुछ दूर ही रहेगी, अभी हमको रेल नहीं दिखाई देगी, तब तक चक चक की आवाज, चुक चुक की आवाज जो है उसके पटरियों में आनी चालू हो जाती है, जो कि धातु की बनी होती है। तो धातु में जो साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। वो हमको ट्रेन के आने से पहले ही क्या होता है, पता चल जाता है कि अब 2 मिनट बाद यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है, और हम उसके बारे में पता कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, उसको मटेरियल मीडियम चाहता है प्रोपोगेशन के लिए। दूसरा है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से क्या कर सकता है, साउंड वेव्स जा सकती है। साउंड वेव्स क्या कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पार हो सकती है। बस अंतर यह है कि सॉलिड्स में क्या होता है, साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेज। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर कह रहा है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड को हम क्या कहते हैं कि निर्वात में नहीं ट्रेवल करा सकते हैं। हम अंतरिक्ष में चले जाएं जहाँ पे कि हवा नहीं है, वहां बोले तो बगल वाले को नहीं सुनाई देगा। जैसे नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्रमा पे पहुंचे थे तो वे लोग आपस में नहीं सुन पा रहे थे बातें, आप आपस में बात नहीं कर सकते थे। अगर वो स्पेस सूट नहीं पहने होते तो उनको आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि स्पेस सूट के अंदर क्या थी, एयर थी, ऑक्सीजन भरी गई थी, तो वो मीडियम बन गई थी, जिसके कारण वे एक दूसरे से कनेक्टेड हो पा रहे थे। अदरवाइज अगर उनके पास कोई मीडियम नहीं रहता तो अगर वो सोचते कि हम स्पेस सूट निकाल के चले, हम लोग बात किया जाएगा आपस में यहाँ पे चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे वो बात नहीं कर सकते थे। ये विशेष गुण है साउंड का। साउंड के लिए जरूरी है कि हम जो है बात नहीं कर पाएंगे, अगर वैक्यूम रहेगा तो बात नहीं हो पाएगी। वैक्यूम में बात बिल्कुल नहीं हो पाएगी।
वैक्यूम जो है हमको क्या करेगा, बात करने में डिस्टरबेंस उत्पन्न कर देगा। ठीक है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशंस इन ए ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन उत्पन्न करके ही साउंड को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ये एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। जो हमारे पास ध्वनि है वह एक प्रकार की ऊर्जा है, उसमें कंपन उत्पन्न करके, जैसे गिलास को पीटे तो कंपन उत्पन्न होगा, किसी और चीज को पीटे तो कंपन उत्पन्न होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, साउंड उत्पन्न कर सकते हैं। साउंड कब उत्पन्न करेंगे, जब उसमें कंपन करेंगे। जैसे ये है, इसमें भी हम साउंड उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, बजाया, बजाया तो क्या हुआ, इसकी जो दीवारें हैं इसके अंदर जो है वायु में कंपन उत्पन्न हुआ, वायु में कंपन उत्पन्न हुआ तो ये क्या हुआ, आपको साउंड सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी। तो कोई भी आवाज कब सुनाई देगी, ढोलक की आवाज अलग होती है, सितार की आवाज अलग होती है, गिटार की आवाज अलग होती है, हारमोनियम की आवाज अलग होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, साउंड्स को उत्पन्न कर सकते हैं, किसी वस्तु में कंपन कराकर साउंड उत्पन्न किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है। साउंड इज ए वेव दैट रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर ए प्रोपोगेशन। साउंड जो है एक वेव्स है जिसको कि चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम के ये क्या कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती है। ठीक है। द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली ट्रू एंड फ्रो। जो आगे और पीछे की दिशा में क्या करते हैं, ट्रू एंड फ्रो मोशन में क्या करते हैं, वह गति करते हैं। दे डू नॉट मूव विद द साउंड। वे पार्टिकल्स जो है आवाज के साथ नहीं घूमते हैं। ऐसा नहीं कि ढोलक पीट रहे तो ढोलक का जो चमड़ी वो भी घूम के जाएगी, तुम्हारे कान तक पहुंचेगी, तब तुमको ढोलक सुनाई देगी। वो अपनी जगह बने रहते हैं, लेकिन उनसे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है वो हवा के माध्यम के द्वारा आपके पास पहुंच जाता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के गुण क्या होते हैं, कुछ विलक्षण प्रक्रियाएं हैं। उसमें पहला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने होता है आयाम। पहली चीज है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अब ये आयाम को हम कैसे समझेंगे, ये समझना एक चीज है। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ये ऐसे सामान्य अवस्था में है, ये एक पत्ती हमने ले रखी है, लोहे की पत्ती, और ये सामान्य अवस्था में इस तरह से है। इसको हमने इस तरह से झरना दिया, झरनाने के फलस्वरूप क्या कर रही है, ये ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ऊपर नीचे मोशन करना चालू कर दे रही है। तो ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो मैक्सिमम दूरी यहां से मान लीजिए चाहे ये इधर जा रही है ऊपर, ये ऊपर की तरफ उसका दूरी है, और ये नीचे की ओर ये दूरी तय कर रही है, ये नीचे की ओर मैक्सिमम दूरी तय कर रही है। तो वह अपनी विरामावस्था माने कि जब वो स्थिर थी, वहां से ऊपर की ओर जो मैक्सिमम दूरी तय की और जो नीचे की ओर मैक्सिमम दूरी तय की, तो यहां से ये मैक्सिमम जो दूरी तय की जा रही है, यही क्या कहलाएगा, साउंड वेव्स का आयाम कहा जाएगा, ए कहलाएगा, यही एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एम्पलीट्यूड इसी को कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो साउंड वेव मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, जो यहाँ पे कंपन करने वाली वस्तु जो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, वो क्या कर रही है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, वही मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो होगा वही आयाम कहलाएगा। इस वस्तु का मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम, ड्रम को पीटते ढम ढम ढम, तो क्या होता है, उसके अंदर जो चमड़ी लगी होती है वो आगे पीछे वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, ऊपर नीचे गति करना प्रारंभ कर देती है। तो वो जो उसकी मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर करती है, चाहे ऊपर नीचे से झरना रही कोई चीज, तो ऊपर नीचे झरनाते समय जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की जा रही है, वही क्या कहलाएगा, आयाम उसका कहलाता है। एकदम आप क्लियर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक मिनट। ठीक है। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए कंसेक्यूटिव कंपनसेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शंस। जो दो क्रमागत जो हमारे गर्त हैं और जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, श्रृंग और गर्त के,
उनके बीच की जो दूरी होती है वही वेवलेंथ कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए साउंड वेव प्रोपोगेशन कर रही है, तो हम आपको बता दें आयाम और वेवलेंथ में क्या अंतर है। इससे साउंड वेव हमारी इस तरह से चल रही है, ये प्लेन है और वो इधर जा रही है, ऊपर रस्सी झटकी जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है और फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। ये साउंड वेव इस तरह से गति कर रही है। तो इसमें क्या है, अब जैसे हम एक उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे हैं, एम्पलीट्यूड हमने बताया। तो ये जैसे मान लीजिए वेव है, वेव यहाँ पे इस तरह से चम्मच पे एकदम स्थायी रूप में पड़ी हुई है, जैसे ये जो है ये एकदम स्थायी रूप में पड़ा हुआ है। अब इसको कंपन करा दिया जाए किसी चीज से झन्नाटा मार के, ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ ऐसे तय करे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ नीचे चला जाए। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कंपन कराने में, जो कंपन कराने में जो ऊपर नीचे मैक्सिमम डिस्टेंस तय कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ऊपर नीचे, जैसे हमने ये ग्राफ पेपर बना के दिखाया, तो एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ ऊपर नीचे तय कर रहा है, ये नीचे वाली जो है, ये जो है एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और दो क्रमागत ये जो है, ये ऊपर जो ऊपर निकल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कम कंप्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेशंस। रे ये कंप्रेशंस कहलाएंगे, हिंदी में इसे श्रिंग कहते हैं, श्रिंग। और ये नीचे वाले जो दो खींचे हैं, ये थोड़ा मेरा सुंदर नहीं बना, इसको सुंदर बना दे रहे हैं। ये क्या कहलाएंगे, गर्त कहलाएंगे। और गर्त की होती है रेरेफेक्शंस, कंप्रेशंस, रेरेफेक्शंस। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रेरेफेक्शंस या गर्त कहते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे ध्वनि की। ये वेवलेंथ, ये लैम्डा कहलाएगी। दो क्रमागत गर्तों और श्रृंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। साम्य अवस्था से मतलब कि अपनी विरामावस्था से कोई कंपन करने वाली वस्तु जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर या नीचे की ओर कवर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं, इतना बात आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर टाइम, पर सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर रही है गति, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऐसे कंपन कर रही है, एक सेकेंड में कितने कंपन कर रही है वो कंपन क्या होती है, वही हमारा क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, इसका जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक सेकेंड में पर सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या, जो वाइब्रेशंस होंगे पर सेकेंड, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में कोई वस्तु कितने कंपन कर रही है, वही उस वस्तु की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को आवर्तकाल हिंदी में कहा जाता है। अब फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति कही जाती है, और फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं और टाइम पीरियड को आवर्तकाल कहते हैं। टाइम पीरियड, किसी वस्तु का टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये भी जान जाइए।
टाइम पीरियड की जो डिफिनेशन दी गई है वो कहा गया था टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शंस टू ए क्रॉस फिक्स पॉइंट, एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर जो समय लिया गया है दो क्रमागत श्रृंगों और दो क्रमागत घटकों को तय करने में जो समय लिया गया, मतलब यहां से यहां तक जो समय लिया गया या यहां से यहां तक जो समय लिया गया वह टाइम पीरियड या आवर्त काल कहलाता है। या उसको हम कह सकते हैं कि एक कंपन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्त काल कहा जाता है या टाइम पीरियड कहा जाता है। किसी भी सवाल में ये बातें जरूर दी होती है कि टाइम पीरियड क्या होता है कि जो एक कंपन पूरा करने में लिया गया, जैसे सेकेंड लोलक का टाइम पीरियड क्या होता है, वो सेकेंड लोलक जो है टाइम पीरियड कितना माना जाता है उसका, 1 सेकेंड नहीं है उसका। कोई बता सकता है टाइम पीरियड क्या है? एक एक पूरा करने में 2 सेकेंड का समय लगता है उसको, तो उसको हम सेकेंड लोलक कहते हैं, टाइम पीरियड या आवर्त काल कहते हैं। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बताया, पर सेकेंड किए गए कंपन्स जो होते हैं, वाइब्रेशंस जो होते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या, अरे सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो है 1 सेकेंड में कितने कंपन होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है कि एक कंपन को पूरा करने में कितना समय लगा वह टाइम पीरियड कहलाएगा। और वेवलेंथ है कि दो क्रमागत श्रृंगों और घटकों, ठीक है, के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी। एम्पलीट्यूड बताया कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था के दोनों ओर मैक्सिमम डिस्टेंस जो तय करती है उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब बात करते हैं पिच की। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। कह रहा है पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी हमारी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच का मान अधिक से अधिक होता चला जाएगा। अगर क्या कहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कम है तो उस अवस्था में पिच का मान भी क्या होगा? कम होगा। फिर लाउडनेस क्या है? लाउडनेस बता रहा है डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा दिखा रहा है कि लाउडनेस जो है वो किसपे? हाई एम्पलीट्यूड साउंड और लो एम्पलीट्यूड साउंड। तो जिसका एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं कि हाई होगा, एम्पलीट्यूड हाई मतलब कि ये जो दूरी तय की गई है ये अगर अधिक है तो लाउडनेस ज्यादा होगी। और अगर क्या कहते हैं ये तय की गई दूरी कम है तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टाइम क्या है? साउंड ऑफ ए सिंपल फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि समय क्या है? जो फ्रीक्वेंसी का सीधा सा एक बनाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। टोन कह रहा है कि साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी की जो बनेगी स्पीड उसे हम क्या कहेंगे? टोन कहेंगे। फिर क्वालिटी ऑफ टिम्बर। क्वालिटी ऑफ टिम्बर है क्या चीज, इसको जान लें। कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। सेम पिच और लाउडनेस के बीच जो अंतर कर पाते हैं वह क्वालिटी ऑफ टिम्बर के कारण हम कर पाते हैं। अब जैसे हम आपको बता दें, जैसे एक ही संग क्या कहते हैं कि सेम पिच के अगर हम ढोलक बजाए और उसी समय हारमोनिया भी बजा दें, हारमोनियम भी बजा दें, तो हारमोनियम और ढोलक दोनों में क्या होगा? दोनों की आवाज को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि उसकी क्वालिटी है, वो हर एक के साउंड उत्पन्न करने की क्वालिटी। बांसुरी की आवाज अलग होगी, मुरली की आवाज अलग होगी और सीटी की आवाज अलग होगी। ये क्या है? हम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं साउंड को अलग अलग, ये उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाता है। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि थाली को बजाए थे तो किस प्रकार बजा, और लकड़ी को बजा रहे हैं तो किस प्रकार बजेगा। तो ये क्या है? क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाती है। इफ द नोट्स प्रोड्यूस एन अनप्लीजेंट साउंड इन द ईयर देन इज ए डिस्टर्ब और डिसोरेंस कहलाता है। कह रहा है कि अगर कोई आवाज ऐसी है
जो हमारे कान में पड़े और पढ़ने के फलस्वरूप हमको डिस्टर्ब करे, हमको अच्छा न लगे, प्लीजेंट न लगे, मतलब कि सुनने में मधुर ध्वनि न लगे, तो वो हमको डिस्टरबेंस उत्पन्न कर देती है। डिस्टरबेंस उत्पन्न करना माने होता है कि हमको नुकसान पहुंचाने लगती है। डिस्टरबेंस कैसे उत्पन्न होगा? जैसे मान लीजिए कोई लड़का गर्म कपड़ा खरीदने गया है, अरे सॉरी, कपड़ा कह रहे हैं, साउंड की बात कर रहे थे हम। तो जो क्या करेगा, वहां पे अनप्लीजेंट साउंड क्या है? जैसे हम लोग बैठे हैं, अब बगल में कोई बहुत तेज झगड़ा करने लगा, झगड़ा करेगा, तो क्या होगा? झगड़ा के फलस्वरूप जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगेगी, कर्कश लगेगी, अनप्लीजेंट साउंड उत्पन्न करेगी। भीड़ भाड़ वाली जगह पे है, कई गाड़ियां हॉर्न बजा रही है, पो 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 टो पो टो पो, तो उससे क्या होगा? दिमाग में वो गाड़ियों की तरह तरह की आवाज पहुंचेगी, और वो हमको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, और इसलिए क्या कहते हैं कि हमको अनप्लीजेंट साउंड महसूस होगी। ठीक है, वो किसके कारण हो रही है? क्वालिटी ऑफ टिम्बर के कारण महसूस हो रही है। हारमोनी क्या है? हारमोनी इज ए प्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए कंकॉर्ड। किसी भी द्वारा हारमोनी क्या होगी? अगर हमको सुनने पर अच्छी लगे, दिमाग को शांति पहुंचे, हम सो रहे, अगर हम बैठे हैं और हमको क्या कहते हैं कि सुनाई दे रहा है, कहीं पे रामायण की आवाज आ रही है, चाहे कोई अच्छी सी आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, चाहे किसी गाने की ही आवाज आ रही है, और वह क्या है कि हमको कान को सुनने में प्रिय लग रही है, तो वह क्या कहलाएगी? अच्छी साउंड कहलाएगी, हारमोनी कहलाएगी। मेलोडी क्या होता है? मेलोडी इज द प्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर नोट्स व्हेन दे आर साउंडेड वन आफ्टर वन। मेलोडी वो होता है कि हमको सुनने में अच्छी कोई ध्वनि कब लगती है? जब एक ही ध्वनि को हम क्या करते हैं, एक बार प्रस्तुत करें, फिर दूसरी ध्वनि को दूसरी बार प्रस्तुत करें, और क्रमागत ढंग से हम इसको प्रस्तुत करते चले जाए, तो क्या कहलाएगी? मेलोडी कहलाएगी। म्यूजिकल इंटरवल्स क्या होते हैं? कह रहा है म्यूजिकल इंटरवल्स इन द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू नोट्स इन द म्यूजिकल स्केल। दो नोट्स के बीच में क्या कहते हैं? एक ही म्यूजिकल स्केल के दो नोट्स के बीच जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? म्यूजिकल स्केल कहते हैं। फिर से जान जाइए, म्यूजिकल इंटरवल्स इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू नोट्स। दो नोट्स के फ्रीक्वेंसी का क्या है? रेशियो है, अनुपात है। ठीक है, इन द म्यूजिकल स्केल, म्यूजिकल स्केल के अंतर्गत। अगला है म्यूजिकल स्केल क्या है? म्यूजिकल स्केल क्या है? म्यूजिकल स्केल इज द सीरीज ऑफ नोट। जो म्यूजिकल स्केल है वो सीरीज ऑफ नोट्स है, सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड म्यूजिकल इंटरवल, की नोट्स ऑन द स्टार्टिंग एंड ऑफ ए म्यूजिकल नोट्स। कह रहा है कि म्यूजिकल नोट्स है क्या चीज? म्यूजिकल स्केल जो बता रहा है वो कह रहा है कि द सीरीज ऑफ नोट्स, वह एक सीरीज है नोट्स की, और उसमें क्या है? सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड म्यूजिकल मटेरियल मटेरियल वो क्या किया जाता है? फिक्स्ड म्यूजिकल मटेरियल द्वारा सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये म्यूजिकल स्केल के बारे में बताया। डायटोनिक स्केल क्या है? व्हेन टू नोट्स आर साउंडेड साइमल्टेनियसली एंड प्रोड्यूस प्लीजेंट sensation in the ear, that is a concord or consonance, उसको हम कॉनकॉर्ड या कॉन्सोनेंस कहते हैं। यदि दो नोट्स लिए जाए और दोनों क्या करें? एक ही दिशा में जा रहे थे और प्रोड्यूस प्लीजेंट सेंसेशन, दोनों क्या कर रहे हैं? प्लीजेंट सेंसेशन महसूस करा रहे हैं, मतलब हमको सुनने में अच्छा लग रहा है, तो उसको हम कहेंगे की नोट्स, उसे हम कहेंगे कॉनकॉर्ड या कॉन्सोनेंस कहा जाता है। तो इतनी बात आज हमको करनी थी। दूसरी जो शेष बातें हैं वो कल के वीडियो में हम लोग किया जाएगा।